आ रही है। कल हमने दूसरा लेक्चर लिया था चैप्टर नंबर 14 में, जिसका नाम था रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में कल मैंने डिस्कस किया था, दूसरा लेक्चर था, और कल मैंने डिस्कस किया था, मतलब इसमें पहला मैंने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया। इंट्रोडक्शन पहला टॉपिक क्या था? इंट्रोडक्शन था। आज हम डिस्कस करेंगे एल्वियोलाई को, लेकिन इससे पहले कल वाले लेक्चर पर मतलब थोड़ा उसको रिव्यू करते हैं, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं तो उसको जरा डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 14 में टॉपिक नंबर 3 में सब टॉपिक नंबर 6 ब्रोंक्यूल, ये हमने कल डिस्कस किया था। अब इस ब्रोंक्यूल में कुछ ईटा पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। ईटा पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि कौन से ऐसे इसमें कंसेप्चुअल पॉइंट्स है। तो कंसेप्चुअल पॉइंट्स हमारे पास इसमें क्या है? शाबाश, पहले नंबर पर क्या चीज है? पहले नंबर पर शाबाश, ये जो देयर आर टू secondary bronchi सेकेंडरी ब्रोंकाई कितने हैं? 2। किस में है? शाबाश, इन लेफ्ट लंग। इन लेफ्ट लंग। अगर लेफ्ट लंग की बात की जाए तो उसमें 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई है, एंड देयर आर 3 secondary bronchi in right lung। आज मैं लंग मेरा टॉपिक होगा तो उसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि लेट्स सपोज ये हमारे पास राइट लंग है और ये हमारे पास क्या चीज है? लेफ्ट लंग है। तो लेफ्ट लंग में इस तरह 2 लोब्स होते हैं, लोब नंबर 1 एंड लोब नंबर 2। और ये इस तरह हमारे पास राइट लंग है, इसमें पहला, दूसरा और तीसरा 3 लोब्स है। तो ये जो यहां पर स्टेम ब्रोंकस है, यहां पर जो स्टेम ब्रोंकस है या उसको हम प्राइमरी ब्रोंकस भी कहते हैं, तो 3 लोब्स है। तो यहां पर ये एक सेकेंडरी ब्रोंकाई, दूसरा सेकेंडरी ब्रोंकाई और तीसरा सेकेंडरी ब्रोंकाई ये बनाता है। और यहां हमारे पास क्या चीज है? लिफ्ट स्टेम ब्रोंकस है, लिफ्ट स्टेम ब्रोंकस। लेकिन इस लंग में 2 लोब है, तो एक सेकेंडरी ब्रोंकाई ये है और एक सेकेंडरी ब्रोंकाई ये है। तो इसीलिए मैंने लिखा है देयर आर 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई इन लेफ्ट लंग ब्रोंकाई। ये हमारे पास लेफ्ट लंग में 2 है। एंड देयर आर 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई इन राइट लंग। राइट लंग में कितने हैं? 3 है हमारे पास। फिर इसी ब्रोंकाई से हमारे पास क्या चीज बनता है? ब्रोंक्यूल वगैरह बनता है। तो चलिए उसको जरा डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह है। मेरे कहने का मतलब ये है
कि ये हमारे पास स्टेम ब्रोंकस है। ब्रोंकस, इस स्टेम ब्रोंकस ये राइट स्टेम ब्रोंकस है और दूसरा क्या है, लेफ्ट स्टेम ब्रोंकस है। इससे बनता है सेकेंडरी ब्रोंकाई और इससे भी बनता है सेकेंडरी ब्रोंकाई। और ये जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है तो ये बनाता है ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल असल में सेकेंडरी ब्रोंकाई से बनता है। ये क्या बनाता है, ब्रोंक्यूल। और इसी ब्रोंक्यूल से फिर इसको हमने डिवाइड किया है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल बनते हैं। टर्मिनल ब्रोंक्यूल ये जब डिवाइड हो जाता है, यहां मैं लिखूंगा व्हेन डिवाइड्स, ये जब डिवाइड होता है तो ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल बनाता है। और ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल व्हेन सब डिवाइड्स, अगेन इसकी जब डिवीजन होती है, व्हेन सब डिवाइड्स, तो ये बनाता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। मैंने कल ये समझाया था आपको कि ये हमारे पास 1 mm होता है डायमीटर में और ये 0.3 mm होता है डायमीटर में। ये मैंने कल डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि जब रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल व्हेन सब डिवाइड्स, जब ये डिवाइड होता है तो इससे छोटे छोटे ब्रांचेस बनते हैं, फॉर्म्स। तो ये बनाता है एल्व्यूलर डक्ट्स। तो ये एल्व्यूलर डक्ट्स बनाता है। ये क्या बनाता है, एल्व्यूलर डक्ट्स। और इसी एल्व्यूलर डक्ट्स से इस पर उसमें सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और उस सेक लाइक स्ट्रक्चर को हम एल्व्यूलाई कहते हैं। तो बाकायदा आज हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 14 में टॉपिक नंबर 3 है, सब टॉपिक नंबर 7 है और उसका नाम है एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई। इंट्रोडक्शन क्या है एल्व्यूलाई का, तो इंट्रोडक्शन जरा एल्व्यूलाई का कुछ इस तरह है। इंट्रोडक्शन पे इस पे मैंने पहले मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सटेंड किया। मैंने आपको बताया कि ये जो ब्रोंक्यूल है डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स और दोबारा डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स, फॉर्मिंग टर्मिनल ब्रोंक्यूल बनाता है। एज वेल एज रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल भी बनाता है। एज वेल एज रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल which give rise to smaller ducts, और उसके बाद smaller ducts बनते हैं which give rise to smaller ducts, and that smaller ducts are called alveolar ducts। उसको alveolar ducts कहते हैं। Alveolar ducts. Our alveolar ducts contain sacs at the end, which contain sac-like
structures called alveoli, उसको हम alveoli कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? alveoli। तो जाहिर सी बात है, ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल बनाता है, जिससे एल्व्यूलर डक्ट्स बनते हैं, और जिस पर सेक्स होती है, सेक्स, और उसी सेक्स को हम क्या कहते हैं? एल्व्यूलाई। तो ये एल्व्यूलाई की क्या चीज़ है? इंट्रोडक्शन है। अब एल्व्यूलाई की इंट्रोडक्शन के बाद एल्व्यूलाई की हम डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, या इसके शेप को हम डिस्कस करते हैं। शेप, these are sac-like structure, sac-like structure, ये sac-like structure है, sac-like structure। ये क्या चीज है? sac-like structure है। This sac-like structure is known as alveoli। अब हमारे पास alveoli का डायमीटर क्या है? alveoli की thickness of alveoli, thickness of alveolus, एक alveoli की जो thickness है, ये है हमारे पास 200 माइक्रोन मीटर। एक alveoli ये थिक है, एक alveoli इतना थिक है। इसके बाद थिकनेस के बाद डिस्कस करते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में मैं एक पॉइंट दोबारा लिखूंगा। थिकनेस ऑफ एल्व्यूलाई ये है 200 माइक्रोन मीटर, लेकिन एल्व्यूलाई का में वाल है, वाल थिकनेस ऑफ एल्व्यूलर वाल, एल्व्यूलाई का जो एक वाल होता है उसका थिकनेस ये हमारे पास 0.01 माइक्रोन मीटर होता है, 0.1 माइक्रोन मीटर होता है। इसको मैं जरा दोबारा लिख लूं। जीरो पॉइंट 1 माइक्रोन मीटर, ये इतना थिक होता है। तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो एल्व्यूलाई है, ये एल्व्यूलाई ये इट फॉर्म्स gaseous exchange surface of lungs। लंग्स के अंदर जहां गैशियस एक्सचेंज होता है तो उस जगह को हम एल्व्यूलाई कहते हैं, जो कि सेक लाइक स्ट्रक्चर है। इसके बाद बोथ लंग्स contain about 700 millions alveoli, 700 millions alveoli। दोनों लंग्स में तकरीबन 700 मिलियंस एल्व्यूलाई है, दोनों लंग्स में। अब कंफ्यूजन है कि राइट लंग में कितने होंगे और लेफ्ट लंग में, ए और बी। इन राइट लंग ये चूंकि बड़ा है, इसके बाद टॉपिक है उसमें डिस्कस करेंगे। एंड इन लेफ्ट लंग
इसमें 380 मिलियन एल्व्यूलाई है। और इसमें 320 मिलियंस एल्व्यूलाई है। और इसमें लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं डिस्क्रिप्शन का। दिस एल्व्यूलाई सॉरी दीज एल्व्यूलाई, क्योंकि ज्यादा है, these alveoli, ये जो alveoli है represents an area of 70 to 90 meters square इन लंग्स। ये लंग्स में 70 to 90 मीटर स्क्वायर एरिया को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये जो हमारे पास एल्व्यूलाई होते हैं, ये इतने एरिया पर फैल सकते हैं, स्प्रेड हो सकते हैं, आ सकते हैं। तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन है कि लंग्स में 700 मिलियन एल्व्यूलाई है, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कितना, 70 to 90 मीटर स्क्वायर एरिया। राइट लंग में कितने एल्व्यूलाई है और लेफ्ट लंग में कितने हैं, ये मैंने डिस्कस किया। इसके बाद डिस्कस करते हैं कंपोजिशन ऑफ एल्व्यूलाई। इसके बाद डिस्कस करते हैं कंपोजिशन ऑफ एल्व्यूलाई। तो एल्व्यूलाई में हमारे पास स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं। इसमें हमारे पास स्क्वेमस एपिथेलियम होता है या एपिथेलियल सेल होता है। अब कल मैंने बताया था कि हमारे पास एक ऐसा एपिथेलियल सेल जिसका हाइट और विड्थ अगर सेम है तो उसको क्यूबाइडल एपिथेलियम कहते हैं। लेकिन एक ऐसा एपिथेलियल सेल जिसका विड्थ ज्यादा हो, मोर विड्थ, अब विड्थ देखो, विड्थ ज्यादा है और हाइट इंतहाई कम है, यहां देखो, एंड लेस हाइट, इसको स्क्वेमस एपिथेलियम कहते हैं। स्क्वेमस एपिथेलियम, ये हम इसको कहते हैं। तो स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स आर दो सेल्स विद मोर विड्थ एंड लेस हाइट। तो ये एल्व्यूलाई में अगर इस तरह से यूज आ जाए कि हमारे पास ब्रोंक्यूल में कौन सा एपिथेलियम है, तो क्यूबाइडल। एल्व्यूलाई में कौन सा है, तो स्क्वेमस एपिथेलियल सेल। ये हमारे पास क्या चीज है, ये एपिथेलियल सेल्स है। अच्छा, दूसरे नंबर पर these cells are enclosed, इसके इर्द गिर्द
enclosed in a mesh, in a mesh, mesh कहते हैं जाल को, in a mesh of blood capillaries, इसके इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज है। इसके अलावा एल्व्यूलाई में स्पेशल WBC है जिसको एल्व्यूलर मैक्रोफेज कहते हैं। एल्व्यूलाई also contain alveolar मैक्रोफेज, WBC है। मोनोसाइट इनसाइड द एल्व्यूलाई, एल्व्यूलर मैक्रोफेज। तो ये इसका क्या चीज है, कंपोजिशन है। अब एक इंपॉर्टेंट हमारे पास फिनोमेना है कि सेल्स इन एल्व्यूलाई। अब एल्व्यूलाई के अंदर जो सेल्स हैं ये एपिथेलियल सेल्स, तो इसको नीमोसाइट्स कहते हैं। नीमोसाइट्स इसको हम कहते हैं। और ये जो नीमोसाइट्स है ये दो तरह के हैं। ये टाइप 1 सेल्स पर मुश्तमिल है, इसको टाइप 1 नीमोसाइट्स कहते हैं। और टाइप 2 नीमोसाइट्स अब टाइप 1 नीमोसाइट्स ये हमारे पास थिन है, थिन। ये हमारे पास थिन है, थिन। ये हमारे पास फ्लैट सेल्स है, फ्लैट सेल्स। ये हमारे पास थिन सेल्स है, फ्लैट सेल्स है। और इसका काम क्या है, हेल्प्स इन गैसेस एक्सचेंज। गैसेस, ये गैसियस एक्सचेंज में मदद देता है। इसके अलावा ये जो टाइप 2 सेल है तो ये थिक है, थिक। अच्छा, टाइप 1 सेल फ्लैट है, फ्लैट। टाइप 2 सेल क्या चीज है, वो हमारे पास राउंड भी है, ओवल भी है, कुछ फ्लैट भी है। तो ये वेरिएबल है, वेरिएबल। और इसका काम है सिक्रीशन ऑफ सरफेक्टेंट। क्या चीज, सिक्रीशन ऑफ सरफेक्टेंट। ये सरफेक्टेंट को सिक्रीट करता है। अब सरफेक्टेंट हमारे पास इसकी सिक्रीशन होती है, तो किससे इसकी सिक्रीशन होती है, इसकी सिक्रीशन होती है टाइप 2 नीमोसाइट्स से। टाइप 2 नीमोसाइट्स, टाइप 2 नीमोसाइट्स ये हमारे पास सरफेक्टेंट सिक्रीट करता है। सरफेक्टेंट सिक्रीशन काम है इसका। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, और अगर इस तरह आ जाए, अगर आप लोगों से इस तरह पूछा जाए कि सरफेक्टेंट क्या चीज है, सरफेक्टेंट अगर इस तरह पूछा जाए तो आपने जवाब देना है कि ये लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स से बना है, लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स से बना है। और इसका काम क्या है, इसका काम ये जो हमारे पास सर्फ एक्सटेंशन है, सर्फ एक्सटेंशन
इनसाइड द एल्व्यूलस इसको लो करता है, लोअर द सरफेस टेंशन ऑफ द फ्लूइड्स इनसाइड द एल्व्यूलाई, ये लो करता है। अच्छा, एक और बात, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि जो हमारे पास सेल्स इन एल्व्यूलाई, लेट सपोज ये 100% सेल है, कितने परसेंट सेल्स है? 100%। तो इसमें 97% अकरेंस है टाइप 1 नीमोसाइट्स की, जबकि 3% दे आर टाइप 2 नीमोसाइट्स। तो अगर आपसे इस तरह पूछा जाए द मोस्ट अबंडेंट सेल्स ऑफ द एल्व्यूलाई, तो ये हमारे पास क्या चीज है? ये टाइप 2 नीमोसाइट्स है। एक और बात हमारे पास इसमें, चौथा पॉइंट ये है कि इसमें हमारे पास वेरिएंग प्रोटीन है। वेरिएंग प्रोटीन मतलब ज्यादा प्रोटीन है इसमें, मुख्तलिफ, और इसमें हमारे पास कोलेजिन प्रोटीन है, इलास्टिन प्रोटीन है। तो ये कुछ डिफरेंस है जो मैंने समझा दिए हैं। सर्फेक्टेंट का काम क्या है? लंग्स के अंदर अगर वेस्ट प्रोडक्ट लीगम वगैरह बन जाए, जिसको हम बलगम वगैरह कहते हैं, तो उसको क्लियर करना, उसको ऑयली बनाना, फोर्स जो कफिंग रिफ्लेक्स से पैदा होता है उसके जरिए उस बलगम को लंग्स से थ्रोट और ओरल कैविटी के जरिए बाहर करना है। तो ये हमारे पास एल्व्यूलाई है। तो एल्व्यूलाई के बाद हम डिस्कस करेंगे लंग्स। चैप्टर नंबर 1 में टॉपिक नंबर 4 है और उसका नाम क्या है? लंग्स। तो लंग्स, इसकी पहले हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन क्या है? लंग्स का इंट्रोडक्शन। अब लंग्स ये हमारे पास प्रिंसिपल रिस्पायरेटरी ऑर्गन है। प्रिंसिपल रिस्पायरेटरी ऑर्गन है हमारे पास। इट इज एक्चुअली द प्रिंसिपल रिस्पायरेटरी ऑर्गन। ये इसका क्या चीज है? इंट्रोडक्शन है। इसकी लोकेशन, इट इज प्रेजेंट इन thoracic रीजन, chest cavity, present in chest cavity। और इसका शेप डिस्कस करते हैं। शेप, इसका शेप क्या है? कॉनिकल है और बैलून की तरह है, गुब्बारे की तरह, बैलून लाइक इस तरह है। इस तरह है। ये हमारे पास कॉनिकल बैलून लाइक इन शेप। सुधर, मैं दोबारा बनाता हूं। इस तरह ये कॉनिकल बैलून लाइक इन शेप है। ये हमारे पास लंग है, लंग। इसके पार्ट्स डिस्कस करते हैं। पार्ट्स के लंग्स के, एक लंग के, सॉरी, लंग के 3 पार्ट्स है। 1, 2 और 3। पहला जो मैंने यहां 1 ड्रा किया है, दूसरा
और ये तीसरा। अब इस पहले पार्ट को हम एपिक्स कहते हैं, एपिक्स। दूसरे पार्ट को हम हाइलस कहते हैं और तीसरे पार्ट को हम बेस कहते हैं। पहले पार्ट को हम एपेक्स कहते हैं, द टॉप, ये टॉप पार्ट है, और नीचे जो पार्ट है उसको हम बेस कहते हैं, लोअर पार्ट है, और दरमियानी पार्ट को हाइलस या हाइलम कहते हैं, ये मिडल पार्ट है, मिडल, ये मिडल पार्ट है। अगेन टॉप पार्ट को हम क्या कहते हैं, एपेक्स, लोअर पार्ट को हम क्या कहते हैं, बेस ऑफ द लंग, और मिडिल पार्ट को, ये जो मिडिल पार्ट है तो ये इस तरह इसकी डिप्रेशन है, इस तरह डिप्रेशन है, और वो डिप्रेशन किस तरह है, इस तरह, ये इस तरह इनवर्ड इस तरह इनवर्ड हुआ है। द डिप्रेशन ऑफ द लंग एंड किडनी इज कॉल्ड हाइलस और हाइलम। तो ये हमारे पास लंग का क्या चीज है, ये इंट्रोडक्शन भी क्लियर है, लोकेशन भी क्लियर है, शेप भी क्लियर है और पार्ट्स भी क्लियर है। इसके बाद डिस्कस करते हैं पोजीशन ऑफ लंग। लंग का पोजीशन, कि लंग का पोजीशन किस तरह है। तो लंग की पोजीशन में मैं लिख सकता हूं, लंग्स का जो एपिक्स है लाइज अबव फर्स्ट रिब। लंग का जो एपिक्स है ये तकरीबन हमारी फर्स्ट रिब से भी ऊपर है थोड़ा बहुत, और लंग्स का जो बेस है, लंग्स बेस रिस्ट्स ऑन, ये पढ़ा है, और रिस्ट्स ऑन डायफ्राम। और डायफ्राम क्या है, ये लास्ट रिब के नीचे मसल्स है, ये लास्ट रिब के नीचे मसल्स है। और हाइलम ऑफ लंग्स is present in mediastinum, mediastinum, ये mediastinum में है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया पोजीशन ऑफ द लंग। अब वेट ऑफ द लंग डिस्कस करते हैं। वेट ऑफ लंग डिस्कस करते हैं, लंग्स, वेट ऑफ लंग्स। तो लंग्स का वजन है ऑन एवरेज एडल्ट लंग के, दोनों लंग्स के 1300 ग्राम्स। दोनों लंग्स का वजन कितना है, 1300 ग्राम्स। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि डिवीजन ऑफ द लंग। लंग्स असल में दो है, डिवीजन ऑफ लंग्स। देयर आर टू लंग्स इन अ ह्यूमन। एक ह्यूमन में दो लंग्स होते हैं। चलो इसकी डिफरेंस को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास है राइट लंग
और ये हमारे पास है लेफ्ट लंग। इन का जो डिफरेंस है वो डिस्कस करते हैं। राइट लंग ये लार्ज है, ये लार्ज है, और कितना लार्ज है? 700 ग्राम है। और जो लेफ्ट लंग है तो ये हमारे पास स्मॉल है। अच्छा, इस तरह करते हैं कि ये स्मॉल और शॉर्ट, इसका कंसेप्ट रिमूव करते हैं। मैं आपको कुछ नया एक्सप्लेन करूंगा जिसपे आप कंफ्यूज है। पहले इसकी वेट डिस्कस करते हैं। वेट, इसको वेट मेंशन करो। इसका जो वेट है तो वो 700 ग्राम है, और इसका जो वेट है तो वो 600 ग्राम है। वो कितना है? 600 ग्राम है। दूसरे नंबर पर मैं डिस्कस करूंगा कि इसका वजन क्यों ज्यादा है। राइट लंग का वजन क्यों ज्यादा है, लेफ्ट लंग का वजन क्यों कम है? तो दिस राइट लंग इज एसोसिएटेड, इसके साथ नजदीक पड़ा है विद लिवर। इसके साथ लिवर है, लिवर। एंड दिस लेफ्ट लंग इज एसोसिएटेड with heart। इसके साथ क्या है? लिवर। और उसके साथ क्या है? हार्ट है। अब लिवर चूंकि एक बहुत बड़ा आर्गन है, लिवर चूंकि एक बहुत बड़ा आर्गन है, तो ये इसको, मैं यहां लिखूंगा, लिवर ये खुद लार्ज है, लिवर खुद लार्ज है, और इसके मुकाबले में हार्ट स्मॉल है। तो लार्ज लिवर की वजह से ये जो राइट लंग है ये शॉर्ट है, शॉर्ट, बहुत कम है, कम। दिस इज शॉर्ट। लेकिन ये वाइडर है, वाइडर बन जाता है, इसीलिए इसका वजन 700 ग्राम है। राइट लंग के साथ बिल्कुल कनेक्टेड है, नजदीक है, चिपका है क्या चीज? लिवर। और लिवर बहुत बड़ा आर्गन है, तो उसकी वजह से राइट लंग छोटा है और ये चौड़ा है, तो इसका वजन ज्यादा है। अब हार्ट चूंकि स्मॉल आर्गन है, तो इसकी वजह से लेफ्ट लंग बिगर है, बड़ा है। लेकिन ये नैरो है, नैरो, नैरो है, नैरो। क्यों नैरो है? क्योंकि ये बड़ा है। बड़ा क्यों है? इसके साथ हार्ट कनेक्टेड है, नजदीक है, एसोसिएटेड है। तो ये हमारे पास, कल मैंने डिस्कस किया था कि राइट लंग का वजन ज्यादा होता है बिकॉज इसके साथ है लिवर। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स ने मुझसे ये पूछा था कि सर किडनी में तो लिखा है कि राइट किडनी के बिल्कुल ऊपर होता है लिवर। तो मैंने कहा ठीक है, वो बात भी ठीक है, लेकिन थोरेसिक कैविटी में लिवर इट इज वेरी वेरी क्लोजली प्रेजेंट विद द राइट लंग, और लिवर मैसिव आर्गन है which makes the right lung short but wider। तो ये 700 ग्राम है।
अब लिवर के मुकाबले में लेफ्ट साइड पे हार्ट है विच इज कनेक्टेड विद लेफ्ट लंग, और वो स्मॉल ऑर्गन है, तो इट मेक द लेफ्ट लंग बिग, और बिग होने की वजह से वो नैरो है, नैरो क्या चीज है, नैरो है। अब जरा मैं यहां इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं इसका। इसमें हमारे पास 3 पार्ट्स है, 1 2 3, और यहां इसमें हमारे पास 2 पार्ट्स है, 1 2, इसको हम लोब कहते हैं, लोब। अब इसमें ये जो हमारे पास, मैं जरा यहां लिख देता हूं, इट हैज 3 लोब्स, पार्ट्स को कहते हैं, और यहां इट हैज 4 लोब्स, सॉरी 2 लोब्स, it has how many lobes? 2 lobes, इसके 2 लोब्स है। लेकिन एक बात और, ये जो पहला लोब है और दूसरा लोब है, इसके दरमियानी लाइन को हॉरिजेंटल फिशर या फिस्टुला कहते हैं। फिशर इज एक्चुअली द लाइन बिटवीन द लोब्स ऑफ द लंग, और ये दूसरा ओब्लीक फिशर है। दूसरा क्या है शाबाश? ओब्लीक फिशर है, और यह सिर्फ ओब्लीक फिशर है, हॉरिजेंटल फिशर यहां पर नहीं है। इसके 3 लोब है, 3 लोब, तो इन तीनों के अपने अपने नाम हैं। ऊपर को सुपीरियर लोब कहते हैं, दरमियानी को मीडियन लोब कहते हैं, और नीचे को इंफीरियर लोब कहते हैं। इंफीरियर मतलब ये सुपीरियर है, सुपीरियर लोब, ये मीडियन लोब है, और ये इंफीरियर लोब है। सुपीरियर और मीडियन की दरमियानी लाइन को हॉरिजेंटल फिशर, और मीडियन इंफीरियर की दरमियानी लाइन को ओब्लिक फिशर कहते हैं। और यहां हमारे पास ये सुपीरियर है और ये इंफीरियर है, इंफीरियर लोब। तो अगर ईटा में एमसीक्यूज आ जाए, विच लोब इज मिसिंग इन लेफ्ट लंग, तो मीडियम। विच फिशर इज मिसिंग इन लेफ्ट लंग, तो हॉरिजेंटल फिशर। हाउ मेनी फिशर्स आर देयर इन राइट लंग? 2। हाउ मेनी फिशर्स आर देयर इन लेफ्ट लंग? 1। तो ये हमारे पास इसके कुछ मेन डिफरेंसेस है। अच्छा, ये ज्यादा है, तो इसमें हमारे पास 56%, ये बड़ा है, तो 56% ये ऑक्युपाई करता है ऑक्सीजन को। ये 56% ऑक्सीजन को क्या करता है? ऑक्युपाई करता है 56%। और ये लेफ्ट लंग 44% ऑक्सीजन की ऑक्युपेशन करता है। सो ऑक्युपेसी फॉर एयर ऑफ द राइट लंग इज 56%। और जो हमारे पास लेफ्ट लंग की ऑक्युपेसी है एयर की, तो वो है हमारे पास, कितना है हमारे पास शाबाश? तो वो है 44%। इसके बाद डिस्कस करते हैं हमारे पास लंग के मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन्स
enclosing the lungs. So lungs are surrounded by two membranes. लंग्स के इर्द गिर्द दो मेम्ब्रेन्स है सर like surrounded by two membranes. The first one is known as the outer pleuron and the second one is known as the inner pleuron. मतलब अगर आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर, उसका अपना एक नाम है, और अगर इनर लंग मेम्ब्रेन है, इनर लंग मेम्ब्रेन है तो उसका अपना एक नाम है. द आउटर लंग मेम्ब्रेन इज नोन एज पेरिटल pleuron. और इनर लंग मेम्ब्रेन को वाइसेरल प्ल्यूरान कहते हैं. और इन दोनों के दरमियानी स्पेस को प्लूरल कैविटी कहते हैं. स्पेस बिटवीन these two membranes are called, इन्हीं स्पेसेस को हम क्या कहते हैं? प्लूरल कैविटीज. प्लूरल कैविटीज, इसको हम प्लूरल कैविटीज कहते हैं. और प्लूरल कैविटी में फ्लूइड होता है तो उस फ्लूइड का नाम क्या है? प्लूरल फ्लूइड. which contain प्लूरल फ्लूइड. और इस प्लूरल फ्लूइड की वजह, प्लूरल कैविटीज मतलब प्लूरान की वजह से लंग्स एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन में मदद देता है. तो ये है हमारे पास लंग, जो कि हमने डिटेल में डिस्कस किया. अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एक और, टाइम खत्म दे सुमरा बस यो दो मिनट के उड़ डिस्कस करेंगे. चैप्टर 14 में 5वां टॉपिक जिसका नाम है लंग वॉल्यूम्स. तो इसकी डेफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ एयर इन लंग्स. अमाउंट ऑफ एयर इन लंग्स, ये क्या है? लंग वॉल्यूम्स. लंग वॉल्यूम्स इसका सेकेंड नेम है. सेकेंड नेम इसको स्टैटिक लंग वॉल्यूम्स भी कहते हैं. आल्सो कॉल्ड स्टैटिक लंग वॉल्यूम्स, आल्सो कॉल्ड, इसको स्टैटिक लंग वॉल्यूम्स कहते हैं. स्टैटिक लंग वॉल्यूम्स. और इसकी वेज है वेज. इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय 4 ways. by 4 ways. और वो 4 जो वेज है
उसमें पहले नंबर पर हमारे पास है टाइडल वॉल्यूम। रिस्ट में ब्रीथिंग को हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। ब्रीथिंग ड्यूरिंग रिस्ट, ब्रीथिंग ड्यूरिंग रिस्ट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। और इसका जो वैल्यू है वो है 500 ml। 500 ml एयर इसका वैल्यू है। अच्छा, यहां पर एक पॉइंट है, अगर आपसे एक बंदा पूछे, नोट दैट कि अगर एक बंदा आपसे पूछे कि ब्रीथिंग इन एक्सरसाइज, अब एक बंदा दौड़ रहा है, उस कंडीशन में ब्रीथिंग को इज कॉल्ड कंप्लीमेंटल एयर, उसको हम कहते हैं कंप्लीमेंटल एयर। ब्रीथिंग इन रिस्ट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम एंड ब्रीथिंग इन एक्सरसाइज इज कॉल्ड कंप्लीमेंटल एयर। कंप्लीमेंटल एयर, और कंप्लीमेंटल एयर इसका जो वैल्यू है वो है 3100 ml। 3100 ml है। अच्छा, फोर्सफुल इनहेलेशन को इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या जिसको IRV कहते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या चीज है शाबाश? फोर्सफुल। ये क्या चीज है? फोर्सफुल इनहेलेशन। लेट सपोज अगर बाय फोर्स में एयर इनहेल कर दूं, इस तरह एक डीप ब्रेथ ले लूं, एक डीप ब्रेथ, तो ये हमारे पास फोर्सफुल इनहेलेशन है IRV। और इसका जो वैल्यू है वो है 2500 ml। अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको हम ERV कहते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये बाय फोर्स मैंने 2500 ml एयर इनहेल किया है, और अगर मैं बाय फोर्स एक्सहेलेशन करूं तो इस बाय फोर्सफुल एक्सहेलेशन को इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या चीज है? ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसका जो वैल्यू है वो है 1000 ml। अब बाय फोर्स मैंने 2500 ml एयर इनहेल किया है, एक्सहेल कितना किया है? 1000 ml। तो 2500 से 1000 ml माइनस करो, 1500 ml ये मेरे लंग्स में बाकी रह जाता है, विच इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम। उसको हम क्या कहते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है? RV। आपकी बुक में सिर्फ टाइडल वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम है। अब IRV और ERV को मैंने लंग कैपेसिटी के लिए एडिशनल एक्सप्लेन किया ताकि आपको पता चले। अब ये क्या चीज है शाबाश? वॉल्यूम ऑफ एयर
remains in lungs after ERV, expiratory reserve volume, और इसका जो वैल्यू है वो है 1500 ml। 1500 ml क्योंकि IRV पे मैंने 2500 ml एयर इनहेल किया है, एक्सेल कितना किया है ERV पे 100 ml 1000 ml, तो इतना बचा। अब हमारे पास ये खत्म हो गया। अब की बुक में सिर्फ लास्ट वर्ड है कि लंग कैपेसिटी किसे कहते हैं। लंग कैपेसिटी, लंग कैपेसिटी, लंग कैपेसिटी दो या दो से जायद लंग वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन को लंग कैपेसिटी कहते हैं, और सारे के सारे लंग वॉल्यूम की कॉम्बिनेशन को टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं। नजम साहब ने एंट्री मारी है, तमाम लंग वॉल्यूम्स को उसको ऐड करो, ऐड। तो आपके पास अगर टाइडल वॉल्यूम है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है या रेजिडुअल वॉल्यूम है, इन सब को जमा करो, यू विल गेट टोटल लंग कैपेसिटी। इसका ये 500 ml है, 500 ml, ये है 2500 ml, ये है 1000 ml और ये है 1500 ml। तो जमा करो 5500 ml एयर, ये आपके पास टोटल लंग कैपेसिटी है। और आपकी बुक में इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखा है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो ये अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर है। 5 लीटर मतलब 500 ml। वस्सलाम। क्वेश्चन आंसर सेशन।